ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और मैं आपके साथ फिर से आ गया हूँ संडे का न्यूज़पेपर एनालिसिस लेते हुए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मार्च 19 2023 है आज। और चलिए देखते हैं कि आज के पेपर में हमें क्या देखना है। सबसे पहली खबर समुद्रयान के ऊपर है। समुद्रयान मिशन, इंडिया सूट्स अप फॉर डीपेस्ट डाइव येट। NIO2 is set to spearhead 6000 मीटर डाइव इनटू इंडियन ओशन। इट इज़ अ मिशन जहाँ पे मरीन बायोडाइवर्सिटी और सी बेड में क्या पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अब ये पूरी न्यूज़ बड़े ड्रामेटिकली स्टाइल वे में प्रेजेंट की जा रही है कि कैनेडियन अमेरिकन फिल्म मेकर से के जो डायरेक्टर मतलब जेम्स कैमरॉन हैं, उनके सिनेमा से डीप ओशन की बहुत सारी मिस्ट्रीज सामने आती थी। ये सब हमें पढ़ना नहीं रहता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT चेन्नई, ये एक चीफ ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बेसिकली डीप सी एक्सपीडिशन को इंडिया के सपोर्ट कर रही है। राइट, अब देखिए इसका नाम क्या है। तो ये इंडिया की अपनी इंडिजिनस सबमर्सिबल है मत्स्य 6000। क्या नाम है इसका? मत्स्य 6000, जो कि इंडियन ओशन में जाएगी, जिसमें 3 मेंबर्स भी होंगे। याद रखिएगा ये क्रूड वो है, प्रोग्राम है, यानी क्रू मतलब इसके अंदर इस पर्टिकुलर डब्बे में सर्कुलर आदमी होंगे। राइट, तो मत्स्य 6000 मीटर नीचे जाएगी, 6000 मीटर्स नीचे जाएगी, लेकिन अभी तक इंडियंस की ये डीपेस्ट डाइव में से एक होगी। और अगर इंडिया का मिशन सही चल गया 2024 या 2025 तक सक्सेसफुल हो गया, तो इंडिया सिर्फ इकलौता देश हो जाएगा। I mean 6 देशों में से एक देश हो जाएगा। would make it only one among 6 countries to have piloted a manned undersea expedition beyond 5000 meters। यानी कि टोटल 5 देश भारत के पहले ये काम कर चुके हैं। इंडियन स्पेस प्रोग्राम की बात करें, जिन्होंने कि कोल्ड वॉर के दौरान अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया था, इंडिया का जो मोटिवेशन है वो बेसिकली प्रेशियस मेटल्स को और मरीन बायोडाइवर्सिटी को ट्रैक करने के लिए है। प्रेशियस मेटल्स एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी। इंडिया का जो सी बेड है उसमें इकोनॉमिक पोटेंशियल है और बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, 6000 मीटर्स पे सब कुछ अवेलेबल है। राइट, तो समुद्रयान इस मिशन का नाम है। इट इज़ बीइंग कॉल्ड एज जर्नी इनटू द सी, and NIOT mission can be conceptualized as the reverse of the forthcoming Gaganyaan mission, the ISRO attempt at a manned mission into space। भाई एक तरफ जो गगनयान है वो इसरो की मदद से हम ऊपर जा रहे हैं और इसमें भी 3 क्रू मेंबर्स होंगे, और वहीं समुद्रयान है, समुद्रयान में हम 6000 मीटर नीचे जा रहे हैं और इसमें भी 3 मेंबर्स होंगे। बस डिफरेंस क्या है, जो ये गगनयान है ये इसरो द्वारा किया जा रहा है और समुद्रयान NIOT चेन्नई द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। कहीं ना कहीं इसका जो ये पर्टिकुलर जो मत्स्य जर्नी का ये जो डब्बा आप देख रहे हो, इट्स लाइक अ क्यूब, 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर रेडियस का, ये इसरो ने डिज़ाइन किया है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। पंजाब की पुलिस ने प्रो खालिस्तान प्रीचर अमृतपाल सिंह के लिए सर्च जारी कर दी है, और ये इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वारिस पंजाब दे, ये खालिस्तान मूवमेंट को रिवाइव कर रही है स्टेट में। और फाइनली अब प्रो खालिस्तान प्रोपेगेटर अमृतपाल सिंह एंड सपोर्टर्स, द पंजाब पुलिस हैज़ ऑलरेडी अरेस्टेड 78 पर्सन्स एंड हैज़ लॉन्च्ड एन एक्सटेंसिव सर्च फॉर हिम। पुलिस ने बरामद किया 8 राइफल और 1 रिवॉल्वर, और बेसिकली लोगों को कहा है कि आप फेक न्यूज़ मत फैलाइए, और बाकी लोगों को अलग अलग जगह से उठा रहे हैं, और बहुत सारे एसोसिएट्स जो हैं वो भागे भागे फिर रहे हैं क्योंकि पुलिस मैन हंट चालू कर चुकी है। तो वारिस पंजाब दे वापस से न्यूज़ में आ रहा है क्योंकि ये सब कुछ पंजाब के फॉर्मेशन से, पंजाबी भाषा से, और ऑपरेशन ब्लू स्टार हमारा जो हुआ था गोल्डन टेम्पल में इंदिरा गांधी के दौरान, उन सब से रिलेटेड है। राइट, तो आप इस न्यूज़ को नज़र में रखिए, इस न्यूज़ को देखते हुए चलिए,
ठीक है, कि इसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। बिकॉज देखिए, खालिस्तान का जो मामला है, जो इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, जब हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं दोस्त, तो इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। अब इंटरनल सिक्योरिटी में भारत के पास हमेशा है कि यूनिक चैलेंजेस हैं, इंडिया के पास यूनिक चैलेंजेस हैं इंटरनल सिक्योरिटी में। और इसमें जो मेजर चैलेंजेस हमारे लिए हैं वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट पे हैं। मेजर सिक्योरिटी चैलेंजेस नॉर्थ वेस्ट फ्रंट पे हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट पे हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट पे हैं, और ये नियर बंगाल साइड है, और हमारे बेसिकली ईस्टर्न साइड है। कैसे? देखिए, नॉर्थ वेस्ट साइड में हम खालिस्तान मूवमेंट देखते हैं, ठीक, दैट इज द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा, टू अ बिट एक्सटेंट राजस्थान। और इसी में हम इंटरनल सिक्योरिटी में हम ड्रग ट्रैफिकिंग को भी देख सकते हैं कि इसी साइड से भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग की भी बहुत होती है। साथ में आप देख सकते हैं कि ड्रोन एज अ वेपन यूज़ किया गया है बहुत बार, ठीक। इंटरनल सिक्योरिटी में क्योंकि ये एरियाज़ हैं तो इनको भी हम नोट करेंगे। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी देखा है कि अभी 3 राज्यों का चुनाव हुआ, तो नॉर्थ ईस्ट में हमारी इंसर्जेंसी काफ़ी है, इंसर्जेंसी ऑफ लोकल ट्राइबल पीपल, करेक्ट, इंसर्जेंसी ऑफ लोकल ट्राइबल पीपल। वो चीज़ आप कहाँ अक्सर देखते हो? आप त्रिपुरा में देखते हो। अक्सर ये इंसर्जेंसी आपको नागालैंड में दिखाई देती है, अक्सर यही इंसर्जेंसी आपको मिजोरम में दिखाई देती है, और तभी तो लगता है यहाँ पे आफ्सपा। उसके बाद बंगाल में आप देखो तो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है, करेक्ट, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है। अगेन सेम सेट ऑफ चैलेंजेस, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, एनिमल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है, इलीगल माइग्रेशन होता है, और हजार तरह की चीज़ें। और वहीं ईस्टर्न साइड पे बात करें तो नक्सलाइट मूवमेंट हम देखते ही हैं। तो ये सभी जो मूवमेंट्स हैं, खालिस्तान, ट्राइबल पीपल का प्रोटेस्ट, आफ्सपा का लगना, माइग्रेशन होना, ड्रग ट्रैफिकिंग होना, नक्सलाइट्स, ये सब हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी के मामले हैं। अब जब इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड लॉज एंड एजेंसीज भी देख लेते हैं। तो अब इंटरनल सिक्योरिटी ऑब्वियसली लागू करने के लिए आपके पास सीआरपीसी में प्रोविजंस हैं, जहां पे सेक्शन धारा 144 होती है, ऑब्वियसली वो इंटरनल रिबेलियन को बंद करने के लिए। सिमिलरली हमारे पास यूएपीए है, ठीक। सिमिलरली हमारे पास एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है। इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ में हमारे पास सीबीआई हो गई, इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ में हमारे पास इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ में हमारे पास नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। और वहीं हम बात करें मंत्रालय की, तो ये सभी कुछ किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है, ठीक है। इसी में हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, जो कि ऑब्वियसली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को पावर देता है, और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आ जाता है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो जो भी इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है उसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व रहता है, और इसी में कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट भी आ जाएगा। भाई इन सभी एजेंसीज़ को बाहर से पैसा आ रहा है। अभी एक तरफ वारिस पंजाब दे न्यूज़ में है, वारिस पंजाब दे खालिस्तान से, वहीं दूसरा था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई, इसको भी बैन किया गया। आज ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में आ रही हैं। है क्या ये ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल एफर्ट है क्या करने के लिए? टू डिसरप्ट इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, है ना, टू डिसरप्ट इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। सिमिलर सिचुएशन त्रिपुरा में भी देखने को मिली थी, जब वो त्रिपुरा में
आपको पता है त्रिपुरा में एक पार्टी बनी थी, तिपरा मोथा भी इस बार रीजनल पार्टी बनी थी, और उसने डिमांड किया था तिपरा लैंड का। तिपरा लैंड से उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए बेसिकली अपना एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हमारे देश में किसी राज्य को अलग से संविधान देना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, राइट। तो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन हम नहीं दे सकते, बिकॉज हम लोग ये फॉलो करते हैं एक पॉलिसी, दैट इज वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी कैन नॉट गिव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन टू अ पर्टिकुलर स्टेट। आई थिंक ये तो पता ही है अपने को, सिंगल सिटीजनशिप है और ये सारी चीज़ें हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं अब आपसे क्वेश्चन ये है कि ये जो रीजनल मूवमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली थ्रेट होते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, जो कि थ्रेट होते हैं, थ्रेट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। मानते हो इस बात को? ठीक है। क्या एक मैच्योर डेमोक्रेसी में, क्या एक मैच्योर डेमोक्रेसी में क्या ये सब चीज़ें टेनेबल हैं? क्या ये सब चीज़ें जस्टिफाइड हैं? क्या ये मैच्योर डेमोक्रेसी का फेलियर है, या ये दिखाता है कि देर आर अ लॉट ऑफ गैप्स नीडेड टू बी फिल्ड? क्या ऐसा है कि ये डेमोक्रेसी जो है ये गैप्स सोशल इंक्लूसिविटी, सोशल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रीजनल और रिलीजियस यूनिटी एंड हार्मनी का फेल्योर है, या ये मैच्योर डेमोक्रेसी का रिफ्लेक्शन है? या तो एक साइड पे ये फेल्योर है, या दूसरे साइड पे ये मैच्योर डेमोक्रेसी का रिफ्लेक्शन है कि अभी भी लोकल एस्पिरेशंस जो हैं वो वॉइस आउट हो रही हैं और गवर्नमेंट के ऊपर कंटिन्यूअस प्रेशर बना रही हैं अपनी मांगे रखने के लिए। आप अपने ओपिनियंस को प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इस तरह के जो मूवमेंट्स, आंदोलन आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या ये मैच्योर डेमोक्रेसी का एक फेल्योर है जहाँ पे इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, या एक मैच्योर डेमोक्रेसी का रिफ्लेक्शन है कि अभी भी लोकल लोग अपनी बात, लोकल एस्पिरेशंस अपनी बातें रख पा रही हैं, सरकार पे प्रेशर बना पा रही हैं और अपनी मांगे रख रही हैं। ठीक है। इसी सिलसिले में अब न्यूज़ को आगे बढ़ाएंगे और हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारे पास अभी आई है वो ये वाली है। कोची के में जो फियास्को हुआ, जो वेस्ट जलता रहा कई दिनों तक और आसपास के लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने टॉक्सिक फ्यूम्स इनहेल कर दिए। ऐसे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 100 करोड़ का कंपेंसेशन, एक तरीके से एनवायरनमेंट कंपेंसेशन का अमाउंट डिसाइड कर दिया है कोची कॉरपोरेशन पे, राइट। और किस बेसिस पे कोची कॉरपोरेशन के ऊपर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है? फाइन नहीं है, एनवायरनमेंट कंपेंसेशन है, फाइन नहीं है, एक तरीके से कंपेंसेशन मांग रहे हैं क्योंकि जो भी विक्टिम्स इससे अफेक्ट हुए हैं उनको पैसे देने हैं। अब हुआ क्यों ये? बिकॉज ऑब्वियसली कोची कॉरपोरेशन ने ड्यूटीज नेग्लेक्ट करी और डंपिंग साइट पे, दैट इज ब्रह्मपुरम, याद रखिएगा ये जगह ब्रह्मपुरम, वहां पे आग लग गई। जो बेंच थी, इट वॉज लेड बाय आदर्श कुमार गोयल एंड they had directed the civic body, that is Kochi Corporation, to deposit the money to the chief secretary within a month, ताकि मीडिएशन मेजर्स शुरू किए जा सके और जो लोग हैं जिनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं टॉक्सिक फ्यूम्स इनहेल करने से, उनको कंपेंसेट किया जा सके। और केरला के चीफ सेक्रेटरी को ये हिदायत दी है कि 2 महीने के अंदर अंदर आप पता लगाइए कौन कौन से ऑफिसर्स इस ग्रॉस फेल्योर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और उनके अगेंस्ट क्रिमिनल लॉ एक्शन इनिशिएट करिए और जो भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स करनी है वो करिए और सभी चीज़ों को पब्लिक डोमेन में यानी जनता के सामने रखिए 2 महीने के अंतर्गत, ऐसा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है।
ये बेंच ने जो मामला लिया था, अपने सुओ मोटो लिया था, तो एक स्टेटमेंट। अब यहां से देखिए, इससे हमको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये आप समझ सकते हैं कि एक क्वासाई जुडिशियल बॉडी है। ठीक, क्वासाई जुडिशियल बॉडी है जिसके पास इन्वायरमेंटल मैटर्स की कॉग्निजेंस लेने की पावर है। इन्वायरमेंटल मैटर्स का कॉग्निजेंस लेने की इसके पास पावर है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राइट। और इसमें जो जज है करंट, ठीक है, वो आर्टिकल 21 के अंदर जो इन्वायरमेंटल राइट टू हेल्थ, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, ठीक है, राइट टू हेल्थ और राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑब्वियसली स्टार्ट किया है कहना, ये अम्ब्रेला ऑफ आर्टिकल 21 के अंदर ये दोनों चीज़ें आएंगी, उस पर कॉग्निजेंस लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स की जो अपील है, ऑर्डर्स की जो अपील है वो कहाँ लाई करती है? वो लाई करती है सर सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अपील कहाँ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में। और क्या एक चीज़ और हमें न्यूज़ से पता चली कि ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकती है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्या होता है? अपनी स्वेच्छा से मामले को डिसाइड करना। ठीक है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस। तो ये चीज़ आपको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में यहाँ से पता चलती है। बेंच ने कहा कि जो स्टेट है और उसकी अथॉरिटीज़ जो हैं, they have been utterly failed and rampantly violated the statutory solid waste management rules and orders of the Supreme Court. तो can here suo moto cognizance है, can here can give verdict against state authorities, state authorities. अब ये स्टेट कैसे हो सकते हैं? स्टेट अथॉरिटीज, दे कैन बी बोथ सेंट्रल, दे कैन बी ऑल्सो स्टेट। ठीक है, स्टेट अथॉरिटीज यानी राज्य में राज करने वाली जो अथॉरिटीज हैं वो सेंट्रल भी हो सकती हैं, स्टेट भी हो सकती हैं, सुओ मोटो कॉग्निजेंस में। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का अगर वायलेशन होता है तो भी क्या हो सकती है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कैन डिसाइड ऑन दीज वायलेशंस। बस आपको एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डज नॉट हैव पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। क्या है? डजंट हैव पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। डज नॉट हैव पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स का मतलब क्या होता है कि भाई देखो, इट कांट पनिश, इट कांट पनिश, पनिशमेंट नहीं दे सकता, आपको जेल नहीं भेज सकता, उसके लिए अलग कोर्ट है। ये आप ध्यान में रखिएगा, राइट। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास इससे रिलेटेड कोई पावर नहीं है। तो ये वाली न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, जहाँ पे कोची कॉरपोरेशन को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एकदम से कहा है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और हम लिख लेंगे अपने नोट्स में कि एनफोर्स किसको करती है कोची, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनफोर्सेस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को एनफोर्स करती है। ये जो भी न्यूज़ से हमें फैक्ट्स मिले वो हमने आपके सामने रखे। नो अकाउंटेबिलिटी फॉर सच अ सीरियस फेलियर हैज़ बीन फिक्स्ड एंड नो सीनियर पर्सन हैज़ बीन हेल्ड अकाउंटेबल सो फार। ऐसा कहा एनजीटी ने। कहा कि हमने पूछा, जब कोची मतलब एनजीटी कह रही कि जब कोची कॉरपोरेशन से पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि करंट जो गलती हुई है उसका वो करेंगे क्या। इसीलिए क्रिमिनल लाइबिलिटी अब होगी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। और स्टेट पुलिस चीफ और चीफ सेक्रेटरी को भी कहा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में बातें कही गई हैं उसको प्लीज़ सीरियसली लिया करें। मेयर अनिल कुमार ने भी कहा है कि एनजीटी वर्डिक्ट का जो भी डिसीजन एनजीटी का है
इसके खिलाफ हम अपील तो डालेंगे ही डालेंगे। तो ये मामला क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और इंटरनेशनल बायलेटरल रिलेशंस वाली न्यूज़ पे जाते हैं। अब बायलेटरल रिलेशंस वाली न्यूज़ दोस्त आपके पता है पॉलिटी से रिलेटेड है और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ पे मोदी और शेख हसीना के बीच में यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में एक पाइपलाइन शुरू की गई है 131.5 किलोमीटर्स की। और ये कैसी पाइपलाइन है? ऑयल पाइपलाइन है, यानी पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, ये सब चीज़ें क्या की जाएंगी? पाइपलाइंस में ट्रांसफ़र की जाएंगी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज बांग्लादेश काउंटर पार्ट शेख हसीना वर्चुअली इनॉग्रेट किया इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, जो कि डीजल को लेके आएगा आसाम के नुमालीगढ़ से रिफाइनरी से सिलीगुड़ी टू परबतीपुर इन नॉर्दर्न बांग्लादेश, राइट। इसके लिए शेख हसीना ने थैंक किया, आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को भी थैंक किया, लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के बारे में कुछ नहीं कहा। तो बांग्लादेश कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल से नाराज़ है, क्योंकि वेस्ट बंगाल ने बहुत पहले कह दिया था कि तीस्ता नदी पे वो हाइडल प्रोजेक्ट बनाएगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल को अपने किसानों के बारे में सोचना है, अपने लोगों के बारे में सोचना है। अब उस तीस्ता नदी का पानी जो है वो बंगाल अगर यूज़ कर लेगा तो बांग्लादेश को भी काफ़ी दिक्कत है। तो शेख हसीना के बीच और ममता बनर्जी के बीच ये आपसी मतभेद चल रहे हैं। ये 131.57 किलोमीटर की जो पाइपलाइन है वो डीजल ट्रांसपोर्ट कर रही है और इस पाइपलाइन की फाउंडेशन 2018 में रख दी गई थी, राइट। 2018 में रख दी गई थी। इस पूरी पाइपलाइन की लेंथ की बात करें तो मेजर लेंथ बांग्लादेश में है 126.57 किलोमीटर और भारत में सिर्फ 5 किलोमीटर्स। पाइपलाइन आज से ऑपरेशन हो गई है, ठीक। अब पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस की बात हो रही है, जब रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, तो ऐसे में पाइपलाइन का इंपॉर्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में पिछले 4-5 सालों से पार्टनरशिप हर फ्रंट पे बहुत अच्छी चल रही है, चाहे आप ट्रांसपोर्ट की बात करें, एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी, डिजिटल की बात करें, कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल रिलेशंस बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, राइट। और यहाँ पे जो सहले साबरिन है, दैट इज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा कि यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस जो न्यूयॉर्क में होने वाली है उसमें वो तीस्ता नदी का मुद्दा उठाएंगे। और तीस्ता नदी का मुद्दा उठाने का मतलब ये है कि ममता बनर्जी के ऊपर क्वेश्चन, पर बात यहाँ पे स्टेट की नहीं है, ठीक है, बात यहाँ पे कंट्री की है। तो तीस्ता नदी इंडिया का रिसोर्स भी है। हाँ, ये बात है कि वाटर, रिवर वाटर्स का जो मामला होता है वो हमारे शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की सूची में आता है, यानी राज्य सरकार डिसाइड कर सकती है कि नदियों के पानी के साथ किस तरीके से सैनिटेशन, डंपिंग और ये सब चीज़ें की जाएंगी। लेकिन जब बात करें हाइडल प्रोजेक्ट्स बनाने की उस नदी पे, तो यहाँ पे कॉन्वर्जेंस होना चाहिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में आपसी सहमति होनी चाहिए और उसी के बाद कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो ये मामला कैसे अनफोल्ड होता है आगे आने वाले समय में, आने वाले टाइम में, इस चीज़ पे हम नज़र बना के रखेंगे, ठीक है। बाकी सभी न्यूज़ जो हैं वो कुछ ऐसी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक न्यूज़ और आई हमारे सामने और काफ़ी डिस्ट्रेसिंग है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट केस के बारे में द हिंदू की ये स्पेशल रिपोर्ट है, जहाँ पे वो चाइनीज़ लोन ऐप केस से जो दिक्कतें हुई लोगों को उसके बारे में बता रहे हैं। अब आपसे कोई पूछे कि इस चाइनीज़ लोन ऐप केस के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप उसको कुछ बात तो एटलीस्ट बता पाएँ, ठीक है। उसी कंटेक्स्ट में, उसी उपलक्ष्य में हम आपको इस न्यूज़ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। अब आपने देखा होगा जब भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो बहुत सारे ऐप्स आपको इजी लोन की बात करते हैं, कम अमाउंट में, कम ब्याज दर पे आपको आसानी से पैसा 50,000, 1 लाख आसानी से मिल जाएगा। अब ऐसे में जो लोग बैंक से लोन ले सकते हैं उनको पता होता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लफड़ा है, राइट, कुछ ना कुछ फ्लॉ है, तो वो यूजुअली ऐसे ऐप्स को इंस्टॉल नहीं करते। लेकिन जिनको पता है कि उनके पास कोई कोलैटरल नहीं है,
वो कोई भी चीज़ बैंक को दिखा नहीं सकते लोन लेने के लिए, और उनको लोन ज़्यादा अमाउंट भी नहीं चाहिए, 5-6 हज़ार 10 हज़ार, तो वो ऐसे ऐप्स की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। इसका मतलब कि भारत का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसके पास डिजिटल इंडिया के तहत मोबाइल फ़ोन है, वो वल्नरेबल है ऐसे ऐप्स को डाउनलोड करना और उनसे लोन लेना। और उसी सिलसिले में यहाँ पे एक वैशाली नाम की लड़की की बात होती है, जिसने जुलाई 23 2020 में किस्त नाम का ऐप डाउनलोड किया और मात्र 4-4.5 हज़ार का लोन लिया, माइक्रो लोन डिजिटल प्लेटफॉर्म से। वैशाली को लोन पूरा मिला भी नहीं और प्रोसेसिंग फ़ी काट ली गई। और ऐसे बहुत सारे ऐप्स थे, मनी बॉक्स, लोन ग्राम, माई बैंक, कोको कैश, कैश पॉट, नीड रूपी, पांडा रूपी, इस तरीके से। तो वैशाली ने बताया कि पूरा पैसा मिलने की बजाय प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे आधे से ज़्यादा पैसा तो काट लिया गया, यानी 4.5 हज़ार का लोन मांगा तो 2,000-2,500 रुपये आए। और उसके बाद उसको, क्यों अब भाई लोन दे रहे हैं तो आपका आधार और पैन भी दे रहे हैं, तरह तरह की धमकियाँ आने लगी कि आपका आधार आपका पैन ब्लॉक कर देंगे। कुछ लोगों ने उससे व्हाट्सएप पे, ऑब्वियसली ऐप से रिलेटेड लोगों ने ही, सेक्सुअल फेवर्स भी मांगे, इनफैक्ट हरास भी किया, और जो पेमेंट अमाउंट रिटर्न करना था उसको भी बढ़ा दिया। उसके साथ साथ पेमेंट का जो 92 डेज़ का टाइम लाइन था उसको घटा के 7 दिन कर दिया। इस तरह के केसेस में एक आदमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। और इसी सिलसिले में आपको ये एक इकबाल नाम के व्यक्ति की भी कहानी बताते हैं, जहाँ पे कहते हैं कि उसकी फ़ोटोग्राफ और उसके नंबर के साथ एक ग्रुप बनाया। जैसे कि इकबाल नाम का जो मोबाइल नंबर है इकबाल का, उसी से ग्रुप बनता है व्हाट्सएप पे, और इकबाल चोर है करके फ़ोटोग्राफ शेयर हो जाती है इकबाल की। तो ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ट्रेस करी तो पाया गया कि जो ऐप के ओनर्स हैं वो इंडियंस हैं, लेकिन ऐप होस्ट जहां हो रहा है वो चाइनीज़ क्लाउड सर्विस है, यानी चाइना के सर्वर से वो ऐप होस्ट हो रहा है। और चाइना के कुछ कंपनीज़ हैं ऐसी, टेक्नोलॉजी की कंपनीज़, जिन्होंने भारत में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के साथ रिश्ता बनाया, रिलेशन बनाया। अब रिश्ता मतलब ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस बनाए बिजनेस करने के उद्देश्य से, और यहाँ के लोगों को ठगा। एक्सप्लेनिंग द मोडस ऑपरेंडी, ईडी alleged the apps usually deducted 30-40% of the loan amount as processing fee। ठीक है, अब इसमें कुछ कंपनीज हैं जिनका नाम आया है, राइट? तो उन कंपनीज का नाम, जैसे चाइना के जो मैड एलिफेंट, बैरोनिक्स टेक्नोलॉजी और क्लाउड एटलस फ्यूचर टेक्नोलॉजी, आप देख रहे हैं चाइना की ये टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं। और भारत की 3 NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एक्सटेंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रैक फिनेड एंड जमनादास मोरारजी फाइनेंसेस, और रेजर पे जैसे सॉफ्टवेयर के ऊपर पे भी एलिगेशन लगा है। और यहाँ पे इंडियन डायरेक्टर विद्यादती धामी के बारे में बात करना कि मैड एलिफेंट में जो डायरेक्टर थी विद्यादती धामी थी। अब और इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि विद्यादती धामी ने तो HR मैनेजर की तरह ज्वाइन किया था। सडनली उनको योयो कैश टेक्नोलॉजी का डायरेक्टर बना दिया गया। कोई पेपर वर्क नहीं किया गया, कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया। चाइना की जो एक मिस जिन थी उन्होंने उनको कॉल करके बोला कि आपको डायरेक्टर ऑफ मैड एलिफेंट बनाया जा रहा है, और वो खुशी खुशी बन गई। हु वॉज फ्रॉम अ हांगकॉन्ग बेस्ड पेरेंट कंपनी रोमिंग टेक। Ms. Dhami allegedly told the ED that Yo-Yo Cash and Mad Elephant operated as service providers to extend financial services, and Mad Elephant helped in loan recovery, provided new borrowers and their KYC documents। सब मिली भगत थी इन लोगों की। मिस जिन और कू चाइना भाग गए नवंबर 2020 में, और वहाँ से कंपनी मैनेज कर रहे थे। कॉल सेंटर्स जहाँ पे 250 एम्प्लॉयज़ थे, ऐसी चीज़ें भारत में सेटअप की गई। अक्यूज्ड ने कहा कि NBFCs को 0.4 से 1.5% तक का शेयर रिसीव होता था पूरे डिस्पर्समेंट में, और मंथली बेसिस पे होता था। ठीक है, जो टोटल लोन की अमाउंट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पाए, एक्सटेंड फाइनेंशियल सर्विसेज और मैड एलिफेंट ने 306.97 करोड़ का लोन सैंक्शन किया था।
और सिर्फ 9.75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, और जिसमें कमाई उन्होंने लगभग लगभग 90 करोड़ की कर ली थी, और जो लोन रिकवर नहीं हो पाया वो 40 करोड़ का था। कितना सक्सेसफुल ऑपरेशन है। 9 करोड़ की लागत से 90 करोड़ रुपए कमा लेना और टोटल लोन प्रोवाइड करना 300 करोड़ का, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़े लेवल पे चल रहा था ये स्कैम। इसीलिए चाइना के लोन ऐप केस से आप सच क्या बोल सकता हूँ मैं, सचेत रहें, अवेयर रहें, ठीक है। ये वाली न्यूज़ इतनी इम्पॉर्टेंट थी हमारे लिए। उसके बाद कुछ रिटायर्ड जजेस, हमारे लॉ मिनिस्टर ने कहा कि कुछ रिटायर्ड जजेस एंटी इंडिया गैंग के पार्ट हैं। अब ये एंटी इंडिया गैंग क्या है, ये अपने आप में एक पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगा। लेकिन अभी रीसेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस की जब बात हुई तो किरेन रिजिजू ने कहा कि हमारे जो अभी करंट जजेस हैं उनको रॉ की रिपोर्ट्स के बारे में पब्लिकली कमेंट नहीं करना चाहिए था। रिसर्च और एनालिसिस विंग अगर कुछ कह रहा है सुप्रीम कोर्ट को, तो ऑब्वियसली वो सरकार के पॉइंट से नहीं कह रहा है, वो देश की सुरक्षा के पॉइंट से कह रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को उस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए था। और उसी कॉन्क्लेव में जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठ रहे थे तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि माना कि कलेजियम सिस्टम परफेक्ट नहीं है। कलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है अपॉइंटमेंट का जहाँ पे 5 सीनियर मोस्ट जज डिसाइड करते हैं कि अगला चीफ जस्टिस कौन बनेगा या किसको जज की तरह अपॉइंट किया जाएगा। तो ये सिस्टम परफेक्ट नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है, तो ये बेस्ट सिस्टम है। अब आपको यहाँ पे लॉ मिनिस्टर और चंद्रचूड के ओपिनियंस में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एंड जाहिर सी बात यही है कि दीज पीपल आर डिवाइडेड राइट नाउ। ये लोग डिवाइडेड हो चुके हैं कि आगे क्या करना है। तो करंट कंटेक्स्ट में एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी का जो डिबेट है, क्योंकि इसमें वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राज्यसभा भी आपको इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देगी। तो ऐसे में ज़रूरी है सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू कीप एन आई ऑन दीज न्यूज़, ठीक है। और आपको आज जो और कुछ पढ़ लेना चाहिए वो नेट न्यूट्रलिटी डिबेट को पढ़ लेना चाहिए। मिलेट्स के ऊपर न्यूज़ आई है, ये वाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और ये बड़ी पुरानी न्यूज़ है मिलेट्स वाली। टेलीकॉम कंपनीज मांग रही हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उन, और जैसे कि आप एयरटेल और जियो से आप कॉल करते हो, राइट, तो आपने एयरटेल और जियो का टैरिफ ले रखा है, उसमें कॉलिंग अलाउड है तो आप कॉल करते हो। पर वहीं आप अगर 25 रुपये का डेटा पैक डला लो तो आप व्हाट्सएप में तो फ्री में कॉल कर सकते हो ना, कितनी भी देर बात कर सकते हो जब तक डेटा आपका एग्जॉस्ट ना कर जाए। अब ऐसे में इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ऑब्वियसली। एक टेलीकॉम कंपनी है और दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अभी टेलीकॉम कंपनीज ने, भारतीय एयरटेल ने कुछ समय पहले कहा था, 3-4 साल पहले, कि अगर कोई वाइबर नाम का एक ऐप था, अगर वाइबर से आप कॉल करेंगे तो कुछ पैसे कटेंगे आपके। तो फिर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जाहिर से बात है, इंटरवीन किया था और 2016 में कहा था कि जो भी नियम किसी एक के लिए लग रहा है वो सभी के लिए लगेगा, और वही है नेट न्यूट्रलिटी। यानी कि जिस तरीके से वह एयरटेल को ट्रीट किया जा रहा है वैसे ही वोडाफोन को भी ट्रीट किया जाएगा कॉलिंग के लिए, और सिमिलरली कॉलिंग के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक और इन सभी को भी वैसे यूज़ किया जाएगा। अब देखिए, सिर्फ इंटरनेट होने से कुछ नहीं होता है, ऐप्स भी होने चाहिए, राइट। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इंटरनेट फैसिलिटी आपके मोबाइल में डाल देंगे पर कोई ऐप ही नहीं होगा जिससे आप यूज़ कर पाएँ, वो ऐप ऐसी सर्विस ही नहीं देगा आपको, तो कुछ मतलब नहीं होगा इंटरनेट का। इसीलिए क्योंकि दोनों का रोल इंटरनेट में इम्पॉर्टेंट है, तो अभी ये बार बार डिबेट आती है कि नेट न्यूट्रलिटी क्या है ना। अब देखिए, नेट न्यूट्रलिटी, आप कार्बन नेट न्यूट्रलिटी से मत कंफ्यूज हो करिएगा। ये नेट न्यूट्रलिटी हम टेलीकम्युनिकेशन के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिक होगा आपसे कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट न्यूट्रलिटी इन द टेलीकॉम सेक्टर। सो यू विल फाइंड it is easier to explain that the internet service providers are coming in conflict with social media apps because ultimately they both are providing similar type of services, and because of the social media apps their users are so many, internet service provider का जो ट्रैफिक होता है उस पर संख्या बढ़ गई, और जितना ट्रैफिक होता है उतना लाइसेंसिंग फीस भी होती है।
तो वो भी बढ़ गई। अब क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है बिकॉज किसी ऐप के यूज़र ज़्यादा हैं उस इंटरनेट पे, उसकी सर्विस पे, तो वो उस ऐप से पैसा मांग रहा है। लेकिन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 2016 में साफ कहा है कि नेट न्यूट्रलिटी होगी, किसी भी तरह का एक्स्ट्रा फाइन या एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। ठीक है, ये पूरी न्यूज़ थी। इसके बाद बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आज आई हैं पेपर में। जैसे कि सबसे पहले जो आपको भी पढ़ना चाहिए वो ये पढ़ना चाहिए, तमिलनाडु का नोवल इनिशिएटिव जिसमें रिड्यूस टीबी डेथ्स के बारे में बात है। मियांडरिंग पाथ ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट, इसके बारे में पढ़ना चाहिए आपको। और सुक्रालोस जो है माउस के इम्यून रिस्पॉन्सेस को अफेक्ट करता है, ये पढ़ना चाहिए। एसवीबी कोलैप, सिलिकॉन वैली बैंक का कोलैप, चाइना के पार्टी स्टेट ऑर्डर में, और सेम सेक्स मैरिज पे इंडिया का क्या स्टैंड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑब्वियसली आपके सोशल इश्यूज से, सोसाइटी से भी रिलेटेड है, पॉलिटी से भी रिलेटेड है, बट राजली ये सोशल इश्यूज का टॉपिक है, राइट। ये सामाजिक मुद्दा है, तो ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है। एसवीबी कोलैप को आप एवं ही जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ लीजिए कि ये इंडिया के स्टार्टअप्स कैसे अफेक्ट होंगे। ऑब्वियसली ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए अभी, क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो चुका है मुद्दा। ये वाला टॉपिक सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूरी की पूरी बात AUKUS के ऊपर हो रही है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट इग्नोर चूज टू इग्नोर दिस। प्रेडेटर इन द स्काई के ऊपर जो ये MQ-9 है, रीपर के ऊपर जो आया है, आप इसको भी इग्नोर कर सकते हैं, इतना कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा ये नहीं है, राइट। बाकी कोई न्यूज़ एज सच मेजर नहीं थी, ये 4-5 न्यूज़ थी जिसके ऊपर डिस्कशन और डिबेट होना इनफैक्ट ज़रूरी है। तो आप अपने फ्रेंड्स को चूज़ करिए, उनके साथ बैठ के इन विषयों पे बात करिए, और भूलिएगा मत, आपसे मैंने पूछा है कमेंट सेक्शन में, मुझे बताना है आपको कि जो रीजनल मूवमेंट्स हैं ये मैच्योर डेमोक्रेसी का रिफ्लेक्शन है या ये मैच्योर डेमोक्रेसी का फेल्योर है। सो दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी। बहुत ही मज़ा आया आज का न्यूज़पेपर एनालाइज करते समय, और अभी न्यूज़पेपर पढ़ने का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है, अभी न्यूज़पेपर हम लोग और पढ़ेंगे और सभी न्यूज़ को इन डेप्थ कवर करेंगे और अपने नोट्स भी कंप्लीट करेंगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले न्यूज़ एनालिसिस में। बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, आदाब।